ड्राइव में दे दिया था। हम्म। चलिए, तो आज लेट हो गया था स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज ड्यूटी से ही लेट लौट के आए हैं हम लोग, इस वजह से दिक्कत हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, लाइव ले। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज लेट होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है आज ड्यूटी से लेट लौटे हैं, इस वजह से आज लेट आप लोगों का हो गया। तो चलिए, हम लोग चले गए थे आज मूल जगह पे अपना, जहां मेरी पोस्टिंग है। कुछ काम था विशेष सरकार का। बिहार की सेवा, भारत की सेवा प्राथमिकता में है, और आप लोगों का शिक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता में है। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। रात का सेशन है, हम लोग 52 लगभग 53 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भूगोल के भी सवाल हैं, साइंस के भी सवाल हैं। आज बेहतरीन सेशन होगा, और सेशन को लाइक कर दो गुरु, और आज रात में जगने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आज कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोग मेहनती हैं। आज मैं देख लेता हूं। चलिए, आइस कोचिंग भी हैं, शैलेश कुमार, चलिए सब लोग हैं, संजय मंडल हैं, मुन्ना कुमार जी हैं, आसिफ नवाज हैं, रुपेश कुमार हैं, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया है गुरु। जो सवाल उठ रहे थे कि भारत में जो नापाक इरादों से नापाक हरकत पाकिस्तान ने किया है अपने आतंकवादियों की मदद से, कब कार्रवाई होगी? और कार्रवाई हुआ, और ऐसी कार्रवाई हुई जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी भी मारे गए और उनके ठिकाने भी नष्ट किए गए, और घूस के मारा गया गुरु। और ऐसा जख्म जिसका मतलब जैसे सांप और छुछुंदर वाली बात, न निगलते बन रहा है हमला, न उगलते बन रहा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास इतनी दम भी नहीं है कि कोई कार्रवाई हो इसका जवाब भी दे पाए। जवाब देगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब ऐसा वैसा नहीं मिलेगा। अब लाहौर को कब्जे में लेकर छोड़ेंगे नहीं, लाहौर को कब्जे में लेकर रख लेंगे अपने पास। वो गया जमाना जब 65 की लड़ाई में लाहौर को हमने दे दिया था। अब बहुत बार उनको हमने छोड़ा है, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय हो चुका है। और जबरदस्त कार्रवाई हुआ। जय हिंद, सैल्यूट है भारत माता को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। चलिए, हम लोग लगातार अपनी काम को करते रहेंगे, और आप लोग भी पढ़िए मेहनत करके, और अपने सिस्टम में आइए, और देश की सेवा, राज्य की सेवा में अपना योगदान दीजिए। तो लगातार पढ़िए, एक बड़े उद्देश्य के लिए पढ़िए। घर परिवार को चलाने के उद्देश्य से तो आदमी कहीं भी कमा लेगा, लेकिन देश को, राज्य को, लोगों की सेवा, आम लोगों की सेवा, देश की सेवा, इसके लिए यदि आप पढ़ाई करते हैं तो एक बड़ा उद्देश्य बनता है, और यह उद्देश्य कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएगा, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का शुभकामना है। चलिए, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्लियर हो गया विजय जी? चलिए, अब कमेंट मत कीजिए विजय जी, पढ़ लिया आपका मैसेज। अब मैसेज आपका पढ़ लिया, कॉपी पेस्ट मत कीजिए प्लीज। बस सेशन को लाइक कर दीजिए। और आज के प्रहार सेशन मैं जानबूझ के रखा हूं प्रहार, क्योंकि पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। एकदम रट लीजिए, परीक्षा में भी आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए। उसमें मौलाना मसूद अजहर जो था, वो कई जगह, पहलगाम हमले से लेकर कई जगह पर हमले में शामिल था।
उसके परिवार को नस्तानाबूद कर दिया गया। चलिए हम लोग आज इसी भारत माता और अपने देश के नाम आज के सेशन की शुरुआत करते। पहली बार कांग्रेस में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कब बताइए? मैंने कई बार बताया है। सर साइंस के लिए भी, हाँ साइंस के लिए बुक की बात, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए हम आपको कल या परसों बता देंगे। टीआरई की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, बिहार दारोगा के लिए कौन कौन सा बुक होना चाहिए, और बीपीएससी सिविल सर्विसेज से 71वीं बीपीएससी के लिए कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, इसकी अलग अलग वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। आप टेंशन न लीजिए, तत्काल हम पढ़ाई पर ध्यान दें। पहली बार एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज का रात का सेशन होना चाहिए एकदम शानदार, 12 बजे तक चलेगा पूरी सेशन। और आज 53 क्वेश्चन हमने लिया है। पहली बार कांग्रेस में खादी पहनना अनिवार्य हो गया। आज 9 बजे निकला हूं ड्यूटी के लिए और ड्यूटी से लौटा हूं 8 बजे, इसीलिए क्वेश्चन सेट करने में और आपका सेशन प्रिपेयर करने में टाइम लगा। 9 बजे इसलिए मैंने सेशन को रखा था। और रात में मैंने क्या बोला हूं, अगर 12 घंटे भी ड्यूटी में करूंगा तब भी आपका सेशन में लूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लो। थोड़ा लेट हो सकता है पर सेशन होगा, शानदार होगा। सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक करने में पीछे मत रहिए। पहली बार कांग्रेस में खादी पहनना अनिवार्य किया गया, बताइए कब? 1924, 1926, 1929, 1917। पहली बार कांग्रेस में खादी पहनना अनिवार्य किया गया 1926 के गुवाहाटी सेशन में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस में खादी पहनना, आज एकदम बिल्कुल नया प्रश्न लाया हूं, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लाया हूं, इसलिए प्लीज आज क्विट मत कीजिएगा। 9 बजे सेशन हो रहा है, इसका मतलब आप खाना भी खा लिए होंगे। सोना मना है गुरु, सोना मना है, पानी पीते रहिए, जागते रहिए। चलिए, कांग्रेस में पहली बार 1926 में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया कि सभी कांग्रेसी आज के बाद खादी पहनेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। जब पूरे भारत में अलग अलग दलों की स्थापना चल रही थी तो अंग्रेज घबरा गए कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग दल बनेंगे तो इनकी बात हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने यह अपील किया कि सारे पार्टी मिलकर एक पार्टी बना लीजिए, साल भर में उनकी मीटिंग करा लेंगे और उसके बाद उनकी बात को समझ लेंगे। अंग्रेज ने खुद क्या किया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना का विचार रखा और एओ ह्यूम जो ब्रिटिश सरकार में मजिस्ट्रेट थे, उनकी मदद से कांग्रेस की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी बनी। एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम 1857 के क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे। एओ ह्यूम, नोट कितना, इतना कॉपी क्या कर रहे हैं भैया? सर आपसे पढ़ के मेरा टीआरई 3 में टीजीटी में सिलेक्ट। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब प्लीज बहुत बधाई आपको। नाम तो आपका नहीं लिखा है भाई, सरोज चौधरी, ठीक है सर जी। भारत में तटीय सीमा की लंबाई में परिवर्तन हो चुका है, अब कौन सा माने? अरे भैया, तटीय सीमा की लंबाई में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? कहीं हम कब्जा कर लिए हैं क्या? कहीं कब्जा तो नहीं किए हैं। चलिए, हम जो बताए उसी को मान लीजिए। 6100 किलोमीटर। इतना बार कॉपी पेस्ट करने की क्या मतलब है? एक बार पूछ लिया, हम उसको देख लेंगे कमेंट में, बाद में ही पूछ लीजिए। मेरे पास ये है आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां से पूछ लीजिए, मेरा पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। तटरेखा की लंबाई जो मैं बताया वही है, उसी को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, क्या है कॉपी पेस्ट? रुक जा भाई, रुक। शाहजहां रजा जी, चलिए मैं बता दिया, वही मानिए। 6100 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर भी माना जाए, ठीक है। चलिए, मिशन बीपीएससी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए, सभी को शुभकामनाएं। एक बार सेशन से जुड़ जाइए जल्दी से, फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप पेस्ट करते मैं बोलना रुक जाता हूं, लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या आप लोगों का? चलिए, मैं आपके लिए ही शाहनवाज भाई हूं, टेंशन न लेना है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और आप जब टेलीग्राम में जाएंगे तो मैं पर्सनल जुड़ा हूं आपसे, उसमें भी जाकर पर्सनली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा अवेलेबल हैं। पर्सनल मैसेज करिएगा तो उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे, बातों कर लीजिएगा। हम आपके लिए हैं, हमेशा उपलब्ध हैं, टेंशन मत लो। जामवंत के रूप में खड़े हैं, बस राम के रूप में आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, हमें सिलेक्शन लेना तय है भैया। चलिए, तो मैं बता रहा हूं 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम
ने कांग्रेस की स्थापना की, इसीलिए एओ ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। एओ ह्यूम इटावा के मजिस्ट्रेट थे। 1857 के क्रांति के समय इटावा में डीएम थे एओ ह्यूम। क्वेश्चन आता है कि 57 के क्रांति के समय एओ ह्यूम कहाँ थे, तो एओ ह्यूम इटावा के डीएम थे, इटावा के मजिस्ट्रेट थे। एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक कहते हैं। कांग्रेस के पहले महासचिव भी एओ ह्यूम को बनाया गया था। कांग्रेस के पहला महासचिव भी एओ ह्यूम को बनाया गया और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। कांग्रेस के पहला पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष किसको बनाया गया गुरु, तो ये बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। कांग्रेस के पहला अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल को बनाया गया। और कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सरोजनी नायडू को बनाया गया। कांग्रेस का नाम कांग्रेस अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया, अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास आरसी दत्त ने लिखा। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास आरसी दत्त ने लिखा। और कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास आरसी दत्त ने लिखा। कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। याद कर लो, कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता में गाया गया। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में गाया गया। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन 1911 में कलकत्ता में ही गाया गया। 1896 में कलकत्ता में ही वंदे मातरम गाया गया। 1911 के कलकत्ता में ही जन गण मन को गाया गया। 1938 में पहली बार झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, पहली बार झंडा गीत 1938 के कांग्रेस का हरिपुरा सेशन में गाया गया। इतनी बात आप याद रखिए कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन चुने गए, अधिक बार अध्यक्ष चुने गए कौन, तो मदन मोहन मालवीय 4 बार। अधिक बार अध्यक्ष बने कौन, तो 3 बार बने, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, ये दोनों 3 बार बने। इसको याद रखिएगा। चलिए बहुत इतनी बात है, पर सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज का रात कोई सो गया, यहां से गया तो मैं देख रहा हूं अटेंडेंस बना रहा हूं, सोया तो समझ लेंगे भैया आपने खो दिया। अब छोड़ना नहीं है, अगर लग गए जुड़ गए तो काम कर देना है गुरु। आगे आ जाओ नेक्स्ट। जेबी कृपलानी बिहार में किस कॉलेज के प्रोफेसर रहे। चलिए बिहार में किस कॉलेज, अगर ये क्वेश्चन गलती किया तो कनपट्टी फोड़ देंगे, कल है बताए हैं हम। जेबी कृपलानी, वही जेबी कृपलानी जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, तो गांधी जी के समर्थकों में से एक जेबी कृपलानी थे। वही जेबी कृपलानी हैं जो भारत को जब आजादी मिल रही थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने जनता पार्टी जो बनाया गया उसके संस्थापकों में से एक थे। माई टाइम्स लिखो, माई टाइम्स जेबी कृपलानी की आत्मकथा है, बायोग्राफी। जेबी कृपलानी की आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स। जेबी कृपलानी की आत्मकथा बायोग्राफी का नाम है, आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स। जेबी कृपलानी जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी में लंगट सिंह कॉलेज, बिहार में लंगट सिंह कॉलेज के प्रोफेसर रहे, बाद में बीएचयू के भी प्रोफेसर रहे और गुजरात विद्यापीठ में ये प्रिंसिपल के रूप में काम किए। गुजरात विद्यापीठ जो असहयोग आंदोलन के समय बताया था कल, असहयोग आंदोलन के समय गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ बना। गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य यानी कि गुजरात विद्यापीठ के प्रिंसिपल भी रहे, बीएचयू में पढ़ाए, बिहार के लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाए और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इनकी पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की सीएम बनने वाली, मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। इसको भी नोट कर लीजिए। टीएनबी कॉलेज भागलपुर में है, गया कॉलेज गया में है, पटना कॉलेज पटना में है, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है और टीएनबी कॉलेज भागलपुर में है। टीएनबी तेज नारायण बनेली महाविद्यालय। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माई टाइम्स इनकी आत्मकथा है, जेबी कृपलानी की आत्मकथा माई टाइम्स है, नोट कर लीजिएगा। इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी भारत में। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इनमें से कौन समाज सुधारक ने महिलाओं के लिए सबसे अधिक कार्य किया? सबने किया महिलाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद भी महिलाओं के लिए काम किए,
कुछ थोड़ा ही किए पर किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी किए। राजा राम मोहन रॉय तो महिलाओं के लिए सती प्रथा का अंत करवाया था। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? राजा राम मोहन रॉय। स्वामी दयानंद भी मिला जुला करके महिलाओं के लिए काम किया। तो बताइए सबसे ज्यादा किसने किया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए किसने काम किया? बड़ा ही टेढ़ा सवाल है, निर्णायक सवाल है। जो बताएगा उसे मिलेगा एक डेयरी मिल्क। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो गुरु। 501 लोग जुड़े हो, 305 लाइक है। एक लाइक बटन दबाने में टाइम ना लगता है, फटाक से लाइक बटन दबाइए और जुड़ जाइए सभी लोग। इनमें से कौन समाज सुधारक ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो भैया, महिलाओं के लिए राजा राम मोहन रॉय ने काम किया था। सती प्रथा का अंत 1829 में 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भैया? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के समय 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे ज्यादा काम किया। क्या काम किया सुन लीजिए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में आया। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के काल में, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, उसके काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरिज एक्ट आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल बना। 1849 में कलकत्ता में क्या बना गुरु? कलकत्ता में बेथुन स्कूल बना। बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। यह सिर्फ महिलाओं के लिए था। बेथुन स्कूल किसके लिए था? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए सबने काम किया। लेकिन इनका जो योगदान था ये महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सराहनीय था। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिन्होंने 1849 में बेथुन स्कूल बनवाया। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिनके प्रयास से 1856 में विधवा, 1856 याद कर लो, विधवा पुनर्विवाह कानून आया। उस समय गवर्नर था कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिनकी पत्रिका का नाम था, जिनकी मैगजीन का नाम था गुरु सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। सोम प्रकाश वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। सोम प्रकाश वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। नोट कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले आत्मीय सभा बनाया। 1815 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित पहला संगठन का नाम था आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित पहला संगठन, नहीं डलहौजी नहीं होगा, डलहौजी नहीं प्रेम कुमार जी, लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग होगा। कैनिंग आ गया था तभी बिल पास हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय बिल आया था लेकिन पास हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। नोट कीजिए, लॉर्ड कैनिंग 1856। लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर भाई, लॉर्ड डलहौजी नहीं। भाई मैं कह रहा था आपसे कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित पहला संगठन था आत्मीय सभा। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया। 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। 1833 में क्या हुआ? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। कहां पर? ब्रिटेन में। इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में लंदन के पास एक जगह है ब्रिस्टल। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। और राजा राम मोहन रॉय को पुनर्जागरण का, नवजागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को पुनर्जागरण, नवजागरण का जनक कहा जाता है। नोट कर लीजिए ये भी। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बता चुका हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम मूला शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूला शंकर और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम
बिरजानंद, इनको ज्ञान कहाँ मिला था? मथुरा में। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, रिटर्न बैक टुवर्ड वेदाज। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक था, एक किताब थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इतनी बात याद रखिए, बहुत है। बाकी स्वामी विवेकानंद की किताब का नाम था कर्म योग, ज्ञान योग और अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इनकी किताब है। इनकी एक किताब का नाम है अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब स्वामी विवेकानंद के पुस्तक का नाम है। चलिए गुरु आगे आते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल की, देखो सारी जब बातें नोट करते चलिए, सारा स्क्रीनशॉट लेते जा रहा हूं मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। सारा पीडीएफ अब मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं फ्री होता जाऊंगा, अपने टाइमिंग को एडजस्ट करता जाऊंगा और आपके लिए विभिन्न मटेरियल भी हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लगातार जुड़ते रहिए। और धीरे धीरे शिक्षकों का समूह और हमसे भी बेहतर लोगों के, एनर्जेटिक लोगों की समूह आपके सामने आएगा और पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय जमींदारी प्रथा अर्थात स्थायी बंदोबस्त आया? स्थायी बंदोबस्त आया किसके काल में? पूछ रहा है। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में आया था। जमींदारी प्रथा, भाई जमींदारों को कह दिया गया कि पूरे इलाका का जमीन इस जमींदार को, इस पूरे इलाका का जमीन उस जमींदार को, इस पूरे इलाका का जमीन इस जमींदार को। बांट दिया गया कई जमींदारों में जमीन को और कहा गया कि आज के बाद हम लोग टैक्स नहीं वसूलेंगे, ब्रिटिश सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी, जमींदार टैक्स वसूलेंगे और वही टैक्स लाकर के अंग्रेजों को यानी सरकार को देंगे। नहीं, बिचौलिया बन गया जमींदार। और जमींदार को कहा गया कि यदि तुम टैक्स लेके नहीं दोगे तो तुम्हारी जमींदारी चली जाएगी। तो जमींदार जो है टैक्स वसूलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे, प्रताड़ित करने लगे आम लोगों को। उनको तो लगता था कि यदि हम टैक्स नहीं पहुंचाए तो हमारी जमींदारी चल जाएगी। इसीलिए भैया एन केन प्राक्रेन मार पीट करके जमीन हड़प के किसी भी तरह से वो टैक्स पहुंचाने का काम करने लगे। एक तरह से जमींदारी पर था। और स्थायी बंदोबस्त का मतलब यही होता है, जाइए परमानेंट था आपकी जमीन, टैक्स देते रहना वरना छीन लेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, पहली बार कहां लागू हुआ था? बंगाल में। और स्थायी बंदोबस्त का एक और नाम है सर जॉन सोर व्यवस्था। सर जॉन सोर व्यवस्था लिखो। सर जॉन, स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम यह भी है क्योंकि सर जॉन सोर ने इस स्थायी बंदोबस्त वाले कॉन्सेप्ट को दिया था। इसीलिए स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम है सर जॉन सोर व्यवस्था। यह सबसे पहली बार बंगाल में लागू हुआ। इसी को कहते हैं कि इसी से शुरू होता है जमींदारी प्रथा। और यह शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने कहा कि भैया जमींदार को जमीन परमानेंट दे दी गई, जमींदार के बाद उसका बेटा जमींदार बनेगा, फिर उसका बेटा जमींदार बनेगा, तब तक जमींदारी नहीं छीनेंगे जब तक वो टैक्स देता रहेगा। क्यों ना अकाल पड़ जाए, क्यों ना बाढ़ आ जाए, फसल बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमें टैक्स मिलता रहेगा। हम जमींदार को जमीन दिए रहेंगे, अगर टैक्स नहीं दिया तो जमीन छीन लेंगे। अब जमींदार भी क्या करे, अपनी जमींदारी बचाने के लिए किसी अत्याचार से गुजरना पड़ता था, अत्याचार करता था, आम जनता पर टैक्स वसूलता था। तो भैया उसी को बोलते स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसके समय में पहली बार पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति की गई और जिले में कलेक्टर यानी डीएम साहब की नियुक्ति की गई। पहली बार जिले में डीएम की नियुक्ति की गई और पहली बार थाने में दारोगा की नियुक्ति की गई। इसने ही पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की। भारत में सिविल सेवा जिसकी परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा पास करके हम आए नहीं जी, तो सिविल सेवा का ही परीक्षा पास करके आए हैं। यूपीएससी में जो लोग आईएएस बनते हैं वो केंद्रीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करते हैं। तो भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा, सिविल सर्विस का हिंदी में होता है नागरिक सेवा, सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद
टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच क्या हुआ, संधि हुआ, समझौता हुआ, जिसका नाम था श्रीरंगपट्टम की संधि। टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच एक समझौता होता है जिसका नाम था क्या, श्रीरंगपट्टम की संधि। किसके बीच हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। इस संधि के बाद टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गया था। खैर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच क्या हुआ, एंग्लो मैसूर वार, तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। याद रखिए, सिविल सेवा का जनक कहते हैं इसको, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इस व्यक्ति ने ही पहली बार क्या किया था, पुलिस थाने में दारोगा और जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की थी, और इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जिसको हम जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। अखबारों पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर कौन था? आज का सेशन जानदार, शानदार, मस्त होने वाला है गुरु। मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, प्राचीन भारत भी है, साइंस भी है, भूगोल भी है, सब है। कुल 53 सवाल लेकर आया हूं। अब पूरा जब तक खत्म नहीं होगा मैं सांस चैन नहीं लूंगा, कंप्लीट करूंगा। जगह रहना है गुरु, हर दिन ऐसा नहीं होने वाला है, जगह रहना है। कोई गया, मैं अटेंडेंस बना रहा हूं, सेशन को लाइक कर दो गुरु। अखबारों पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर कौन था? अखबारों पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, नोट करो, पहली बार अखबारों को कंट्रोल करने की कोशिश किसने की? अखबारों को पहली बार कंट्रोल करने की कोशिश किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली। ये वही लॉर्ड वेलेस्ली है जिसके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या भी किसके समय की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय टीपू सुल्तान की हत्या की गई 1799 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। लॉर्ड वेलेस्ली को हम सहायक संधि का जनक कहते हैं। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को हम सहायक संधि का जनक, फादर ऑफ सब्सिडरी लाइन्स। नोट करो, लॉर्ड वेलेस्ली आज खत्म, यहीं पर खत्म, समाप्त। आज के बाद लॉर्ड वेलेस्ली से सवाल आएगा तो जितना बता रहा हूं वहीं से आएगा। अखबारों पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला वायसराय को गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान की हत्या, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, किसके समय? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि की गई, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहली बार किसके साथ किया था सहायक संधि? तो हैदराबाद के साथ। नोट कर लो, सब पूछा जाए कि पहला राज्य कौन था जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था, आंसर होगा हैदराबाद। इसका ट्रिक है HMTAPBS, H से हैदराबाद। पहली बार किसके साथ किया था सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली। पहली बार किसके साथ किया सहायक संधि? हैदराबाद के साथ। उसके बाद मैसूर के साथ, उसके बाद तंजौर के साथ, उसके बाद अवध के साथ, उसके बाद पेशवा के साथ, उसके बाद भोसले के साथ, उसके बाद सिंधिया के पास, सिंधिया। यही क्रम से है। सबसे पहली बार सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली किसके साथ किया? हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया। HMT घड़ी का नाम है, HMT घड़ी, याद कर लो। HMT APBS, HMT APBS, HMT APBS, HMT APBS। लॉर्ड वेलेस्ली क्रम से सबसे पहले किसके साथ, उसके बाद किसके साथ, उसके बाद किसके साथ, इस तरीके से मैंने बनाया है ट्रिक, इसको याद कर लो। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। ये वही लॉर्ड वेलेस्ली है जिसने खुद को बंगाल का शेर कहता था, लायन ऑफ बंगाल। बोलता था कि मैं बंगाल का शेर हूं। कोई दूसरा आदमी कहे तो समझ में आता, खुद ही बोल देता था कि मैं बंगाल का शेर हूं। मैं कहूं पटना का शेर हूं, ये तो हंसने वाली बात हो जाएगी। वैसे ही अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को अंग्रेजी नहीं हिंदी सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खुलवाया कलकत्ता में। कलकत्ता में सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। क्यों किया भैया? क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी जब भारत आते थे वो हिंदी उनको समझ में नहीं आता था, तो ब्रिटिश अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड बिलेजली के समय हुआ। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में लॉर्ड बिलेजली ने ही किया। अखबारों पर पहला सेंसरशिप लॉर्ड बिलेजली ने किया। सहायक संधि का जनक लॉर्ड बिलेजली को कहा जाता है और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट की चिंता मत करो, हम ले रहे हैं आपके बदले स्क्रीनशॉट। सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी बात मैं बोलता हूं उसको नोट डाउन करते चले, कॉपी खोल लो गुरु। और एक भी बात इसको सीरियसली, इसको आप लाइव सेशन अन्य क्लास के जैसा मत तोलिए। मैं पूरी बात पढ़ाता हूं यहां बैठ के, एक दो आंसर बता के, दो तीन पॉइंट बता के नहीं निकलता। आप इसको क्लास मानिए, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो कंप्लीट हो रहा है यहां पर। चलिए नेक्स्ट आइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? जल्दी बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? चलिए आप लोग भी पानी पीते रहिए और सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज जगे रहना है रात भर, रात भर नहीं, टेंशन न लो, घबराओ मत। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखो भैया, 5 जुलाई 1943 को, 5 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो का नारा दिया सिंगापुर से। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 3 नारा दिया। दिल्ली चलो 1943 में, जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा। सो ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जो ये सुभाष चंद्र बोस चौथे भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले चौथे भारतीय सुभाष चंद्र बोस थे। नोट कीजिए, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले चौथे भारतीय सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार 1938 में हरिपुरा गुजरात में, दूसरी बार 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, जहां गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का मनमुटाव हुआ, जिसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। भैया त्रिपुरी संकट 1939, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, जहां सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच एक मनमुटाव हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरी संकट। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया था, कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दिया और एक नई पार्टी बनाया 1939 में ही, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। भैया सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938-39। 38 में गुजरात के हरिपुरा में, 39 में रट लो गुरु, 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, जहां गांधी जी के मनमुटावों के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी भी छोड़ना पड़ा, अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में ही त्रिपुरी संकट हुआ नेहरू गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच। इस संकट के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाई, ध्यान रखिएगा 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक। वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम था। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके राजनीतिक गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और भारत के चौथे व्यक्ति जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की वो थे सुभाष चंद्र बोस। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है तो। सेशन से जुड़ गए 630 लोग, 34 लोग जुड़े हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक सेशन पहुंच जाए। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो बस लिखो। सबका नाम भी पढ़ देते, दीपक पांडे, सरोज चौधरी, बिल्कुल सही है भाई। फेसबुक
हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक लिखा आपने, नाजिया शाहिद, ठीक है, रानी कुमारी, कुंदन कुमार जमुई, प्रीति कुमारी, चलिए सभी को शुभकामना, चंदा कुमारी, आसिफ नवाज, दीपक पांडे, पीहू, सरोज चौधरी, बबीता, मनीष सिंह कौशिक, वेरी गुड, बहुत शानदार मनीष जी, रेणु कुमारी, अभय तिवारी, सभी लोग को जुड़े रहना है, जगह रहना है, सेशन को लाइक कर दो गुरु, सुरेश जी, अरबाज जी, रूपम, रेणु, रोहित सिंह, स्नेहा, यदुवंशी, सुभाष, विपिन जी, सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी जानकारी थी नोट करिएगा। सुधारक पत्रिका किसकी है जल्दी बताओ, सुधारक मैगजीन किसके, और सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। आज का सेशन हिस्टोरिकल बना देना है। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो सबसे नीचे है। और मैं बता दूं कि वैसे भी टेलीग्राम में जाके सर्च में डालिएगा टोटल सिलेक्शन लाइव तो आ जाएगा, नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइए। अजय, चलिए दीपक पांडे जी, सुधारक पत्रिका के संपादक कौन हैं जल्दी बताइए, कौन थे, किसकी मैगजीन थी सुधारक? सुधारक मैगजीन किसकी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले की मैगजीन है। सुधारक पत्रिका गोपाल कृष्ण गोखले की है। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। फाइनली बैग एंड बैगेज गांधी जी अफ्रीका से कब भारत लौटे, क्वेश्चन आता है तो 9 जनवरी 1915 को। गोपाल कृष्ण गोखले एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे हैं। कहां रहे हैं भैया? तो बनारस में रहे हैं। कब रहे हैं भैया? तो 1905 में रहे हैं। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और मैं बता दूं गोखले ने एक संगठन बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नोट करो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गोखले की पत्रिका का नाम था सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही, बार बार मैं बोल रहा हूं इसलिए कि याद हो जाए, दोबारा वीडियो न देखना पड़े, ना कोई किताब उलटना पड़े, इसलिए बार बार बोल रहा हूं गुरु। गांधी जी इनके कहने पर भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसीलिए 2003 से हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे बनारस में 1905 में। और 1905 में ही गोखले ने क्या बनाया? 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिस साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसी साल उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, नोट कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे, एमजी रानाडे थे। और गोखले किसके गुरु थे? तो गांधी जी के, यानी दादा गुरु हो गए। गांधी जी के क्या हो गए? दादा गुरु, गुरु के गुरु हो गए। याद कर लीजिए, इसे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका कौन सी है? सुधारक, रट लो गुरु। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका और आगे बढ़ते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें और भी नाम है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में बता दिया। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। इसमें एक ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी लिखो। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। और गांधी के बारे में कई बार बता चुका। लो आई क्या क्वेश्चन आ गया, लोक हितवादी के नाम से किसे जानते हैं? लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले प्रश्न पे आते हैं। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन, याद रखो, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। बंगाल का
पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना वैसे तो 1902 में हो गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में पी मित्रा ने बांग्लादेश के ढाका में 1902 में ही अनुशीलन समिति बना दिया था। क्यों बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों के प्रसार प्रसार के लिए पी मित्रा और पुलीन दास, दो लोग थे, पी मित्रा और पुलीन दास ने 1902 में अनुशीलन समिति बनाया था। लेकिन कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में किसने किया? तो बारिंद्र कुमार घोष। 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ और किसने किया? बारिंद्र कुमार घोष। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष ने किया 1907 में। नोट करिए, 1907 में कलकत्ता में बारिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में। लेकिन 1902 में पी मित्रा और पुलीन दास ने जिस अनुशीलन समिति की स्थापना की थी उसका उद्देश्य क्रांति नहीं था, बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1902 में बांग्लादेश के ढाका में पुलीन दास और पी मित्रा ने अनुशीलन समिति बनाया था। लेकिन अनुशीलन समिति की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में 1907 में बारिंद्र कुमार घोष ने किया कलकत्ता में। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुआ था, भगत सिंह ने किया था। चलिए, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नोट कर लीजिए। दोनों समझ में आया? एक बार सेशन को समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं जो बताया अनुशीलन समिति बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कब बना? 1902 में। कहां बना? बांग्लादेश के ढाका में। किसने बनाया? पुलीन दास और पी मित्रा। लेकिन अनुशीलन समिति की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में किसने किया? तो बारिंद्र कुमार घोष 1907 में किया कलकत्ता में। नोट कर लीजिए इतनी बात। चलिए हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु अगले प्रश्न पे। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड कब हुआ? जल्दी 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 बताइए। ये क्वेश्चन गलती के तकन पट्टी फोड़ेंगे, एक दिन बता चुका हूं। चटगांव शस्त्रागार लूट में मास्टर सूर्य सेन का योगदान था। मास्टर सूर्य सेन। नोट कीजिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। आज सोना मना है, आज आसमां जागेगा, जमी जागेगी और आप जागेंगे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? आज रात में सूरज चमकेगा और आपके माध्यम से चमकेगा गुरु। चटगांव शस्त्रागार लूट कांड कब हुआ? जल्दी उत्तर दीजिए। मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार लूट कांड हुआ 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 किसने किया? तो मास्टर सूर्य सेन ने किया। इस बात को लेकर 1934 में मास्टर सूर्य सेन को फांसी दे दी गई। 1930 चटगांव शस्त्रागार लूटकांड किसने किया? मास्टर सूर्य सेन ने किया। 18 अप्रैल 1930 को 1934 में इन्हें फांसी दी गई थी। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखो आगे प्राचीन भारत का इतिहास। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। निखिल कुमार, चलिए निखिल कुमार जी, मैं आपको देख लेता हूं कौन कौन है। चलिए इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। हेमलता तिवारी, निशा कुमारी, रानी कुमारी, चलिए यदुवंशी सुभाष, किरण कुमारी, दीपक पांडे, पूनम कुमारी, सरोज चौधरी, सागर जी, श्वेता, सुरभि, सागर, एस खान। चलिए सभी का नाम पढ़ दे रहा हूं एक बार, क्योंकि रात में आप लोग जगह हैं। यदुवंशी सुभाष, विपिन कुमार जी, चलिए अनुप्रिया पटेल, चलिए सभी लोग को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। नम्रता जी, चलिए दीपक पांडे, रानी कुमारी, रोहित कुमार, निशा, चलिए ज्योति कुमारी, चलिए सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? जल्दी बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी की सभ्यता चित्रात्मक लिपि की थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया। गुरु सुन लो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है
ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, नोट कर लीजिए, दाएं से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है, उर्दू कैसे लिखा जाता है, दाहिने से बाएं। हिंदी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। जिस प्रकार उर्दू की भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। और ये लिपि कैसी थी, चित्रात्मक, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था भैया, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन आ जाए, सिंधु घाटी का आकृति कैसा था, सिंधु घाटी का जो फैलाव था वो कैसा था, त्रिभुजाकार आकृति में था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नोट करो गुरु, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में किया गया। किसने किया भैया, किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया, हड़प्पा की खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। पाकिस्तान में, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। 1921 में पहला नगर सिंधु घाटी सभ्यता के पहला नगर किसे खोजा गया, हड़प्पा को। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी क्यों कहते हैं, क्योंकि 1921 में पहली बार हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, लगभग सिंधु के किनारे एक नगर था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया। दूसरा नगर सिंधु घाटी में खोजा गया, दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो और पहला नगर था हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रामीण नहीं बल्कि नगरीय सभ्यता थी। नोट करिए, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। नोट कीजिएगा, नगरीय सभ्यता था सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में मंदिर का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ, मंदिर का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। महिलाओं का ज्यादा सम्मान था। कई ऐसी मूर्तियां मिली है जिससे पता चलता है कि महिलाओं का सम्मान ज्यादा था। खैर आगे आइए, नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, चित्रात्मक लिपि। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कितने डिग्री पर कटती थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सड़कें थी वो कितने डिग्री पर कटती थी, बताइए आप। ऐसी सड़कें थी सिंधु घाटी की जो सड़कें थी, कुछ ऐसी सड़कें थी गुरु, बताइए सिंधु घाटी की सड़कें कितने डिग्री पर कटती थी। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो गुरु। बताओ सिंधु घाटी की सड़कें कितने डिग्री पर कटती थी, जल्दी बताओ। अब एंगल देख के भी तो बता दो कितने डिग्री, 90 डिग्री। सिंधु घाटी की सड़कें 90 डिग्री पर कटती थी। सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार था, लिपि चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर पर मांडा है, जम्मू कश्मीर का मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन है, मांडा। दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में कौन है, दाइमाबाद। पूरब में कौन है, आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन है भैया, तो सुतकांगडोर, या कह सकते हैं सुतकांगडोर। पश्चिम में कौन है। चलिए इस सारी बातों को याद कर लीजिए, आगे आते हैं। 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ था। इनमें से बलूचिस्तान में है पश्चिम में, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या प्राप्त नहीं हुआ, जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता से इनमें से क्या प्राप्त नहीं हुआ, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या नहीं मिला। चलिए बहुत अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया। दाइमाबाद, मांडा, सुतकांग, बिल्कुल सही सही, बहुत शानदार। अमरेश पटेल जी, सरोज चौधरी, मिनी भारती, प्रियंका सिंह जी, प्रियंका सिंह, सरोज चौधरी, मिनी भारती, प्रियंका, बबीता, विवेक सिंह जी, डियर अमन, वेरी गुड डियर अमन जी, आकृति कुमारी, दीपक पांडे। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन के लिंक को थोड़ा स्टेटस में लगा देना ताकि अधिकतम लोगों तक सेशन लाइक पहुंच। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या प्राप्त नहीं हुआ, तांबा प्राप्त हुआ, कांसा प्राप्त हुआ, व्यवसाय लोग करते थे, मंदिर का प्रमाण नहीं था। गुरु सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं था। क्या नहीं मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या नहीं मिला गुरु, तो नहीं मिला क्या, तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। उसमें भगवान जी को आवास नहीं मिला था। भगवान जी का ट्रायल चल रहा था कि ठीक से सेवा दीजिएगा
तो आवास दे देंगे। तो बाद में वैदिक काल में भगवान जी को मंदिर मिला। खैर आगे आते हैं। यजुर्वेद में कितने खंड में बांटा गया है? यजुर्वेद कितने भागों में बांटा गया है? यजुर्वेद मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। क्या क्या भैया? कृष्ण यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद नोट कीजिए। इस 2 भाग में यजुर्वेद 4 वेद लिखे गए। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद 2 भाग में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नोट कर लीजिए। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, कहानी और कविता दोनों के फॉर्म में है। एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है वो यजुर्वेद है। ऋग्वेद में देवताओं के खुश करने के लिए मंत्र है। यजुर्वेद में यज्ञ करने का विधि विधान है। सामवेद में संगीत है, संगीत की चर्चा सामवेद में, संगीत का जो जनक है वो सामवेद है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र है। नोट कीजिए, ऋग्वेद में देवताओं के लिए मंत्र है, यजुर्वेद में यज्ञ करने का मंत्र है, सामवेद में संगीत है और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र की बात की गई है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नोट कर लीजिए, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नोट करो। 4 वेद, ऋग्वेद में देवताओं का मंत्र, यजुर्वेद में यज्ञ करने का विधि विधान, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में क्या बोलते हैं? अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र की बात की गई है। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता। वेद त्रयी में 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लो गुरु। एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है और हारना मना है। बिल्कुल नहीं हारना। हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। हारना नहीं है गुरु, कभी भी नहीं हारना। जीवन में जितना तकलीफ आए उसको वेलकम करना है। आ जाओ, आ जाओ गुरु, मैं देख लूंगा तुम्हें। कभी भी भागना नहीं समस्याओं से, समस्या से लड़ना है। जो समस्या से लड़ते हैं निखरते वही हैं और वही निडर बनते हैं। जो समस्या से भागते हैं डरते वही हैं, असफल भी वही होते हैं। हारना नहीं है गुरु, कभी नहीं हारना। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो, इनमें से ऋग्वैदिक काल में क्या प्रचलन में नहीं था? ऋग्वेद गलत लिखा हुआ है। ऋग ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऋग लिखेंगे ऐसे, ऋग। चलिए भैया, ऋग्वैदिक काल में क्या प्रचलन में नहीं था? जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था, नारी का सम्मानजनक स्थिति, पशु के रूप में गाय का सम्मान, सभा और समिति की व्यवस्था। चलिए बताइए क्या नहीं था ऋग्वैदिक काल में? क्या प्रचलन में नहीं था? जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था, माने पिताजी अगर पंडित तो बेटा भी पंडित, चाहे वो कुछ भी करे, मांस खाए, मछली खाए, दारू पिए, बाप पंडित तो बेटा, जैसे आज नहीं होता है। आज तो वही बात नहीं है जी। पिता पंडित तो बेटा भी पंडित, चाहे बेटा मांस खाने वाला हो, चोरी करने वाला हो, पाप करने वाला हो, हत्यारा हो, दारू पीने वाला हो, पंडित है तो उसका बेटा पंडिते होगा, चाहे उसका कर्म कुछ भी हो। यही ना आज है। उस जमाने में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जन्म के आधार पर जात नहीं था। आंसर यही होगा, जन्म के आधार पर जात नहीं थी, बल्कि कर्म के आधार पर था। एक ही परिवार में चमड़ा का काम करने वाले लोग भी रहते थे, पढ़ाई करने वाले लोग भी रहते थे, व्यवसाय और काम करने वाले लोग भी रहते थे। बेटा अगर पिता ब्राह्मण है तो बेटा जो है शूद्र है। अगर उसका जो बहन है वो पढ़ाई लिखाई काम कर रही है। मतलब शुरुआत से जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं था। धीरे धीरे आगे समय बदला और लोग अपनी जाति पर कब्जा कर लिए कि हम अगर इस जाति के हैं तो मेरा बेटा भी इस जाति का होगा, चाहे वो कुछ भी कर्म करे, उससे मतलब नहीं है। खैर, मैं किसी जात पे कमेंट नहीं कर रहा कि कोई जात, सभी जात अच्छे हैं, सभी जात अच्छे हैं। लोग हर जगह बुरे मिलेंगे, हर जगह अच्छे मिलेंगे। जात पात के सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा। गांधी जी कहते थे जात पात होना चाहिए और अंबेडकर साहब बोलते थे जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर और गांधी में ही अंतर है। सुनो बच्चा, अंबेडकर गांधी में एक डिफरेंस है। दोनों छुआछूत के खिलाफ थे, दोनों अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, लेकिन दोनों में अंतर है। गांधी कहते थे कि जात व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था जरूरी है, तभी सारा काम निपटेगा। और ये कहते थे अंबेडकर साहब बराबरी तभी आएगा जब जात पात खत्म होगी। खैर, ये सब हम लोग ध्यान रखें, बीपीएससी मेंस में
आपको गांधी और अंबेडकर का थॉट लिखने के लिए आता है, वहां हम पुट करेंगे। खैर, जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था ऋग्वेद में नहीं था। नारी का सम्मान पूरा था। नारी वेद के उच्चारण करती थी, वेद मंत्रों को लिखती थी, बहुत सम्मान था नारी का। पशु के रूप में गाय का बहुत सम्मान था। सभा और समिति, एक विदत होता था, विदत, सभा, समिति और विदत, तीन संस्था था जिसके माध्यम से धर्म और राजनीति चलता था। राजनीति को चलाने के लिए सभा और समिति थी, और धर्म को चलाने के लिए विदत था। विदत धर्म को चलाने के लिए विदत, और सभा समिति राजनीति को चलाने के लिए थी। यह था ऋग्वैदिक काल में। पशु के रूप में गाय का सम्मान था, नारी की अच्छी स्थिति थी, लेकिन जन्म के आधार पर जात नहीं था। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, तब जात पात जन्म के आधार पर हो गया था। सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए आगे बढ़िए। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। जैसे परीक्षा में नहीं होता नॉर्मलाइजेशन कि भैया ई जात खराब होता है, ऐसा नहीं है। हर जात में अच्छे लोग, हर जात में बुरे लोग। तो लोग बुरे होते हैं, जात पात या धर्म बुरा नहीं होता। या कोई धर्म, कोई जाति ने सिखाता कि आप जो है सो किसी को तकलीफ पहुंचाइए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, हम तो ही मानते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी जाति। अगर आप एक दूसरे के काम आ गए तो इससे बड़ी पुण्य कोई नहीं है। चलिए, पहली बार लोहा का प्रमाण कहां से मिला है? बस आराम से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, देश सेवा का भाव अंदर में बनाए रखिए, हृदय में जरूर सफलता मिलेगी। ये बात मान लीजिए। कभी भी जीवन में बिना कुछ खोए कुछ मिला नहीं है। हमेशा बोलता हूं, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। और तुम्हारे लिए एक लाइन अभी तक समझ में ना आया होगा, पर अब समझ जाओगे। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। चलो गुरु, पहली बार लोहा का प्रमाण उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला। पहली बार 800 बीसी के आसपास, 800 बीसी के आसपास पहली बार लोहा का प्रमाण मिला। और बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए, नए नए शहरों का विकास हुआ, खेती किया गया। बड़े पैमाने लोहा बनने से क्या हुआ? लोहा मिल जाने से क्या हुआ गुरु? हल बना। तांबा से, कांसा से हल बनेगा, और हल तांबा से बनाइएगा तो कड़ा मिट्टी में लगाते ही टूट जाएगा। लोहा का हल चलेगा गुरु। पहली बार लोहा कहां से मिला? अतरंजी खेड़ा से मिला। 800 बीसी में जब लोहा मिला तो उत्तर भारत में जितने जंगल थे उसको काटे गए, नए नए शहर बसाए गए। कानपुर, लखनऊ, बनारस, पटना, सारे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। महाजनपद काल की शुरुआत हुआ। भाई, जैसे ही लोहा का खोज हुआ, बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ और बड़े बड़े राज्यों का विकास हुआ। मगध, कौशल, काशी, अंग, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े राज्यों का मल, बड़े बड़े राज्यों का विकास हुआ। क्योंकि उस जमाने में उस क्षेत्र में जंगल थे, पेड़ काटे गए, बड़े बड़े शहर बने, बड़े बड़े राज्य बने, और इसी में महाजनपद का उदय हुआ। जब लोहा का खोज हुआ, लोहा खोज की गोद में छिपी हुई थी गांव का विकास, कृषि का विकास, महाजनपद का विकास। तो क्लियर हो गया कि महाजनपद का विकास कब हुआ? 800 के बाद हुआ होगा। क्लियर है ना? इस कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कभी जीवन में भूलिएगा नहीं। 800 बीसी में पहली बार लोहा का खोज हुआ। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। चलिए आगे आते हैं। पहली बार लोहा का प्रमाण कहां से मिला? अतरंजी खेड़ा। ये सब कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए, 16 महाजनपद में एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, उसका नाम क्या था? 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक महाजन 16 में से सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में। 3 महाजनपद बिहार में, मगध, लिच्छवी और अंग। मगध, लिच्छवी और अंग। मगध की राजधानी राजगृह, पहली राजधानी राजगृह और दूसरी राजधानी पटना, पाटलिपुत्र। मगध की 2 राजधानी, पहली राजधानी राजगृह, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। लिच्छवी की राजधानी वैशाली और अंग की राजधानी चंपा। अंग, बिहार में 16 में से 3 महाजनपद थे। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा, लिच्छवी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली, और मगध जिसकी राजधानी राजगृह पहले और बाद में पाटलिपुत्र। इसको नोट कर लीजिए गुरु। तो मैं कह रहा हूं 16 महाजनपद में कौन एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था? अस्मक लिखा गया है, अस्मक, ये अस्मक है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पाटन। नोट करिए, एकमात्र। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था। कहां पड़ता था? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में पड़ता था। नोट करिए, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में था वो असमक था। नोट कर लीजिए, जिसकी राजधानी पोटली या पाटन थी। गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला। सुरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। मगध की दो राजधानी, पहली राजधानी राजगृह और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। नोट कर लीजिए भैया, 16 महाजनपद में 3 बिहार में, दक्षिण भारत में 1 कौन, असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पाटन। रट लो गुरु। और बिहार में 3 मगध, लिच्छवी और अंग। मगध की राजधानी पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। लिच्छवी की राजधानी वैशाली और अंग की राजधानी चंपा। चलिए इतना याद रखिए। सुरसेन की राजधानी मथुरा। ये सुरसेन जो राज्य था, यही का राजा था कंस, महाराजा कंस। चलिए भैया एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। महाशिला कंटक और रथ मूसल। ये प्राचीन भारत के इतिहास में चल रहा हूं। महाशिला कंटक और रथ मूसल, ये 2 हथियार थे, महाशिला कंटक और रथ मूसल। इस हथियार का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, जल्दी बताओ। एक बार कमेंट पढ़ रहा हूं, किस युद्ध में किया गया? दीपक पांडे, रागिनी मौर्य। पर सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो बोलो कि जी सर मजा आ रहा है। आपका कमेंट में पढ़ रहा हूं, कैसा लग रहा है सेशन, सभी लोग कमेंट में बताइए। सरोज चौधरी, चलिए सभी लोग बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। एक बार सेशन का लाइक कर दीजिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। महाशिला कंटक रथ मूसल का प्रयोग कहां किया गया था, किस युद्ध में किया गया? मगध और कौशल, मगध और वैशाली, मगध और अंग, मगध और अवंती। किस युद्ध में? अजात शत्रु ने प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किसने किया? अजात शत्रु ने किया। किसके साथ किया? मगध और वैशाली, मगध और लिच्छवी के युद्ध में। मगध और लिच्छवी। श्यामल सिंह, चलिए नवीन कुमार, दीपक पांडे, अस्विका, किम्मी, रूबी कुमारी। चलिए सभी को शुभकामना। सरोज, कमलेश, प्रियंका, मीनी भारती, सुजीत कुमार जी, श्यामल जी, चलिए शोभा, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं भैया। बी आंसर होगा। मगध और लिच्छवी, लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी। मगध और कैसे बताएं कैसा लग रहा है स्टेशन पर बताइए। यस लिखिए, हम समझ जाएंगे आपको अच्छा लग रहा है। विपिन कुमार, चलो भैया स्टेशन को लाइक कर दो सभी लोग। मगध और वैशाली के बीच, वैशाली का मतलब लिच्छवी, मगध और लिच्छवी के बीच युद्ध जो हुआ था, मगध के राजा अजात शत्रु और लिच्छवी के राजा कौन? चेटक। मगध के राजा अजात शत्रु और लिच्छवी के राजा चेटक के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में महाशिला कंटक और रथ मूसल नाम के हथियार का प्रयोग किया गया था। रट लीजिए गुरु। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुआ उस समय मगध का राजा कौन था? महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय मगध का सम्राट कौन था? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। सब लोग जुड़ गए तो सेशन को शेयर कर दीजिए। मगध का सम्राट कौन था महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय? जब महात्मा बुद्ध का जन्म, लिखो, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में। नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बात की जानकारी नेपाल में एक अभिलेख है, रूमिनदेही अभिलेख। रूमिनदेही अभिलेख लिखो। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, हम कैसे मान लें भाई? नेपाल के लुम्बिनी में ही बुद्ध का जन्म हुआ, ये बात बताता है रूमिनदेही अभिलेख। अशोक का एक अभिलेख है, अशोक का नेपाल में एक अभिलेख है जिसका नाम है रूमिनदेही। यह अशोक का अभिलेख है। यही बताता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। 80 साल की उम्र में बुद्ध का मृत्यु हो गया। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल के, और उनकी मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ 483 बीसी में। उस समय राजा था अजात शत्रु। मगध का सम्राट जब था अजात शत्रु, उसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था 483 बीसी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्योधन और माता का नाम महामाया था। लिखिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था गुरु? पिता का नाम था सुद्योधन और माता का नाम था महामाया।
ये शाक्य कुल में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल में उत्पन्न हुए, इसीलिए इनका नाम पड़ गया शाक्य मुनि। महात्मा बुद्ध का विवाह एक खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। यशोधरा से विवाह हुआ, उसके बाद इनके एक बेटे का जन्म हुआ राहुल, और चुपके चुपके 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिए। 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध घर छोड़ दिए। महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो 29 साल में किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। चुपके चुपके चले गए। तब न यशोधरा बोली, क्या बोली? सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु पति गए यह गौरव की बात, पर चुपके चुपके गए यही बड़ा व्याघात। ये बड़ा बेहात लगा। कह के जाते, हम रोक थोड़ा न लेते। क्या गारंटी था आप रोक लेते तो? रोने लगते तो क्या होता? इसलिए नहीं भैया, बिना बताए निकल जाना है। तो गुरु सिद्धि है तू स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चुपके चुपके गए यही बड़ा व्याघात। गुरु स्वामी महात्मा बुद्ध के जो चचेरा भाई था उसका नाम था देवदत्त। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। नोट कीजिए, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, जिन्होंने बुद्ध को योग की शिक्षा दी वैशाली में। महात्मा बुद्ध को पहले गुरु कहां मिले? अलार कलाम मिले वैशाली में, जिन्होंने योग की शिक्षा दी। महात्मा गांधी के दूसरे गुरु राजगृह में मिले, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगृह में मिले। और महात्मा बुद्ध को गया में, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी जो आज है, उसी को बुद्ध धर्म में निरंजना नदी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी या उसी को निरंजना नदी कहते हैं के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम संबोधि कहते हैं, एनलाइटमेंट कहते हैं। बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को, जो 36 वर्ष की अवस्था में 6 साल तपस्या किए, तो 35 वर्ष की अवस्था में 6 साल तपस्या, 29 साल में घर छोड़े, 6 साल जोड़िए तो 35 साल। 35 साल की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान मिला और पीपल वृक्ष के नीचे मिला। इस घटना को संबोधि कहते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया महादेश का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट टावर ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को एशिया महादेश का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो भिक्षु संघ था, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो बुद्ध की मौसी थी, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नोट कर लीजिए, बौद्ध धर्म में एक नियम है कि 15 साल से नीचे के बच्चा कभी बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं कर सकता। ये अभी भी नियम है उसमें। बौद्ध धर्म की बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई, इसको बताएंगे नेक्स्ट में। चलिए आगे आते हैं। पूछा जाए बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, कहां से जानकारी मिलता है? अशोक के रूमिनदेव अभिलेख से मिलता है। नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और लिखिए, बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में दिए। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। बनारस के बगल में एक जगह है सारनाथ, बनारस के पास में एक जगह है सारनाथ, मैं गया हूं। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इतना बात याद रखो। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, एनलाइटमेंट, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इतना बात याद कर लो। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले सवाल पे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र यानी पटना में एक अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके मगध में किसका शासन आया? चंद्रगुप्त मौर्य का। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य और इसका बेटा बिंदुसार, ये दोनों जैन धर्म के थे। लेकिन बिंदुसार का जो बेटा अशोक आया, वो बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी जैन धर्म, माने चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, पर इसका पोता अशोक बौद्ध धर्म का था। इसका बेटा बिंदुसार भी जैन का था, ये भी जैन का था, पर अशोक क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा, पटना में अकाल पड़ा, जिसमें कुछ जैन अनुयायी दक्षिण भारत भाग के चले गए। अकाल के कारण पटना में टिक नहीं पाए, दक्षिण भारत चले गए। इनका नेतृत्व कौन किया था? जो व्यक्ति पाटलिपुत्र छोड़कर
जो जैन साधु अकाल के कारण पाटलिपुत्र छोड़ दिए, वो गए भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए भद्रबाहु के नेतृत्व में, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में पटना में रह गए। जो पटना में रह गए उनका लीडर था कौन? स्थूलभद्र। जो पटना में रह गए उनका लीडर था स्थूलभद्र, और जो दक्षिण भारत चल गए उनका नेता था भद्रबाहु। और बता दें इसी समय जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। इसी समय जैन धर्म दो भागों में बट गया। जो पटना में रह गए वो श्वेतांबर हो गए, सफेद कपड़ा वो पहनते थे, सफेद कपड़ा पहनने लगे। जहां अकाल पड़ा था उसको छोड़कर नहीं गए, पटना छोड़कर जो नहीं गए उनका नेता थे स्थूलभद्र, और उनको श्वेतांबर कहा गया। और जो दक्षिण भारत गए भाग के उनको दिगंबर, दिग माने आकाश, जो कपड़े नहीं पहनते, हवा पानी ही उनका वस्त्र है, कपड़ा नहीं धारण करते। तो भैया दिगंबर का नेतृत्व किसने किया? कपड़ा न पहनने वाले का नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु। और जिसने कपड़ा पहना सफेद, श्वेतांबर, उसका नेतृत्व किया स्थूलभद्र। इसको याद कर लीजिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु भाई, ऐसे भी याद रखना। श्वेतांबर, सौ से श्वेतांबर और सौ से स्थूलभद्र, यानी श्वेतांबर का नेता स्थूलभद्र और दिगंबर का नेता भद्रबाहु। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ आगे। बौद्ध भिक्षु संघ, भिक्षु संघ नहीं कहिए, भिक्षुणी संघ। बौद्ध भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, बौद्ध भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। सोना मना है, जाना मना है। 52 सवाल 53 सवाल है, पूरे करेंगे तभी जाना है। क्या दुकानदार द्वारा मिल जाएगा? मनीष सिंह कौशिक, बुक मिल जाएगा, सारा हर जगह मिलता है सारे बुक। रागनी मौर्य, सूरज चौधरी, सुमन कुमारी। चलिए एक बार जल्दी से उत्तर दीजिए। बौद्ध भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताओ। बौद्ध धर्म को धारण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म को धारण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। और बौद्ध धर्म, बी होगा आंसर, सुजाता नहीं होगा, बी होगा। आम्रपाली, वैशाली की नगर बधू आम्रपाली जो थी, सुजाता तो बुद्ध को खीर खिलाई थी। बोध गया में सुजाता जो थी बुद्ध को खीर खिलाई, तब बुद्ध भगवान के सारे अनुयायी भाग गए, बुद्ध भगवान को पीड़ा झेलना पड़ा। भैया बौद्ध भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला आम्रपाली, और आम्रपाली को वैशाली की नगर बधू भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि बिंबिसार आम्रपाली को पसंद कर लिया था और शादी कर लिया था। इसका नृत्य देखते देखते कहा भैया मैं इससे शादी करूं। कुछ किताब लिखता है कि आम्रपाली को अपनी पत्नी बना लिया था बिंबिसार, और उसी से जीवक नाम के वैद्य का जन्म हुआ था। पर ये कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो आम्रपाली वैशाली की नगर बधू क्या बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए एक बार बताइए कैसा लग रहा है सेशन। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? शक संवत की शुरुआत किसने की थी? बताओ जल्दी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। भाई गौतमी पुत्र, इसका आंसर होगा कनिष्क। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। और मैं बता दूं कि कनिष्क के समय में और क्या क्या हुआ। भाई कनिष्क के समय में ही सिल्क रूट की शुरुआत हुई। कनिष्क के समय सिल्क रूट, भारत और यूरोप के बीच एक नया रास्ता बना जिसको सिल्क रूट कहा जाता है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई। बौद्ध धर्म बुद्ध के मरने के बाद 4 संगति हुआ। बुद्ध के मरने के बाद चौथी संगति जो बौद्ध धर्म की थी वो कनिष्क के समय हुआ था, और उसी में बौद्ध धर्म जो था बट गया था हीनयान और महायान में। लिखिए कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। नोट कीजिए, हीनयान और महायान। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, और कनिष्क खुद महायान का समर्थक था। कनिष्क के समय ही पहली बार बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई। पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्ति कब बनाई गई? महात्मा बुद्ध की मूर्ति पहली बार कनिष्क के समय बना। और बुद्ध के कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। नोट कर लीजिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। लिखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। अद्वितीय ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का इसने बहुत सपोर्ट किया था।
ब्राह्मणों का संरक्षण किया था। इसीलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, साकारी के नाम से जानते हैं। लिखिए, साकारी की उपाधि किसने लिया, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और साकारी के नाम से जानते हैं क्योंकि शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, शक वंश के राजाओं को हराया था, इसीलिए इसको साकारी भी कहते हैं और इसीलिए उसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। शक को पराजित किया था चंद्र, एकमात्र गुप्त वंश का एकमात्र राजा, गुप्त वंश का एकमात्र राजा जिसने शकों को हराया। इसी कारण से उसे विक्रमादित्य भी कहा गया, इसी कारण से उसे साकारी भी कहा गया। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आओ। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, इसकी चर्चा किस अभिलेख में किया गया। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, पुष्यभूति वंश का राजा था। पुष्यभूति, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था और पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की चर्चा किस में है, यह हूल अभिलेख, जिसको किसने लिखा, रवि कीर्ति ने लिखा। रवि कीर्ति लिखिए, यह हूल अभिलेख किसने लिखा, रवि कीर्ति ने लिखा 634 एडी में। आज सोना मना है गुरु, आज जो सो गया वो खो गया। आज बेहतरीन सेशन है, 53 सवालों का ये सेशन मिस नहीं करना। वो समय भी आएगा जब हम 10 घंटे का भी सेशन लेंगे। आपको टीआरई तो क्या, आगे सारी परीक्षाओं में सफल कराने का गारंटी लेते हैं गुरु। मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करिए, रात दिन एक कर दीजिए। हम आपको सपोर्ट में पीछे नहीं हटेंगे। बस आपको पढ़ना होगा, आपको जलना होगा, आपको तपना होगा, आपको सोना से कुंदन बनना होगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की चर्चा यह होल अभिलेख में हुआ, जिसको कब लिखा गया, 634 एडी में। किसने लिखा, रवि कीर्ति ने लिखा। अयोध्या शिलालेख से पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती, लिख लो, अयोध्या शिलालेख से पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण, सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से मिलता है, एरन अभिलेख से। लिखो, एरन अभिलेख से, एरन मध्य प्रदेश में है। एरन कहां है, मध्य प्रदेश में। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का पहला प्रमाण लिखो, सती प्रथा का पहला प्रमाण, एरन अभिलेख। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच लड़ाई की जानकारी, ये होल अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग की जानकारी, अयोध्या शिलालेख। गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी, नासिक शिलालेख। गुप्त वंश की जानकारी, नासिक शिलालेख। अयोध्या शिलालेख से पुष्यमित्र शुंग की जानकारी, ये होल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की जानकारी और सती प्रथा की जानकारी पहली बार एरन अभिलेख से मिलता है। सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप मत लीजिए, हम ले रहे हैं, आपको शेयर कर देंगे। बोग चकोई अभिलेख से वैदिक देवी देवता का नाम मिलते हैं। यह अभिलेख कहां है, बोग चकोई अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, नास्त, इंद्र, इन सब की जानकारी बाघ चकोई अभिलेख से जानकारी मिलती है वैदिक देवी देवताओं को। बोग चकोई अभिलेख से वैदिक देवी देवता मित्र की, वरुण की, नास्त की और इंद्र की जानकारी मिलती है। ये बोग चकोई अभिलेख है कहां, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बोग चकोई अभिलेख ईरान में है। ईरान को प्राचीन काल में फारस भी कहते थे। ईरान को प्राचीन काल में फारस कहते थे, यही से भाषा आई है फारसी। ईरान को प्राचीन काल में फारस कहते थे, यही की भाषा है फारसी। अकबर के काल में पहली बार दरबार की भाषा किससे बनाया गया था, फारसी को। मुगल शासन में दरबारी भाषा क्या था, मुख्य रूप से फारसी था। तो फारस ईरान का पुराना नाम है फारस। ईरान में है बोग चकोई अभिलेख, जिससे वैदिक देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। नोट कर लीजिए, वीवीआई को सारे क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया गया है, इसलिए नोट कर लीजिए। सेशन के ऊपर जुड़ गए तो लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खाना उना खा के आ गए होंगे। तो चलिए अब जगे रहिए मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आगे आओ नेक्स्ट। दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। मैं बोला था ना कि प्राचीन भारत के साथ साथ आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी सवाल रहेगा। आधुनिक भारत का भी था, प्राचीन का हो गया, अब मध्यकालीन भारत का सवाल आ गया। गुरु जल्दी बताओ,
पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर अटैक किया? दक्षिण भारत में एक जगह है देवगिरी, देवगिरी जिसका नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था दौलताबाद। नोट करिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। देवगिरी का राजा उस समय था राजा रामचंद्र देव। देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने वहां हमला किया। दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला शासक, पहला मुस्लिम था अलाउद्दीन खिलजी। नोट कीजिए, देवगिरी पर हमला किया। रामचंद्र देव को बंदी बना के कहां भेज दिया? अपने चाचा, किसके पास बताओ? जलालुद्दीन खिलजी के पास। अपने चाचा जलालुद्दीन के पास भेज दिया। किसको बंदी बना के? रामचंद्र देव को। और उसकी पत्नी को खुद ले गया। लूटा हुआ माल लेके चला गया कड़ा। कड़ा जो वर्तमान में इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास कड़ा, रामचंद्र देव की बीबी, और लूटा हुआ माल लेके चला गया। अब बेकाम का जो चीज था रामचंद्र देव उसको भेज दिया चाचा के पास, जलालुद्दीन के पास। आपने सीरियल में देखा होगा। और कहा अपने चाचा को चिट्ठी लिख के कि आइए लूटा हुआ माल लेके जाइए। जैसे ही चाचा जी वहां पहुंचते हैं, चाकू से उनको साफ सफाई कर देता है और खुद भारत का सम्राट बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़ पर हमला किया था। रानी पद्मावती की कहानी सुना होगा आपने। हालांकि कहानी वो नहीं था। चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ता मांगा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीता, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीता, उसे समुद्र में व्यापार करने का मन था, तो गुजरात जाने का, दिल्ली से गुजरात जाने का शॉर्टकट रास्ता है चित्तौड़, राजस्थान। चित्तौड़ से रास्ता मांगा अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ ने कहा कि मैं रास्ता नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूं, झुकूंगा नहीं। इसी बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे हमला कर दिया। लेकिन कहानी में बनाया गया है कि रानी पद्मावती रतन सिंह की सुंदर बीवी थी, उसके लिए उसने अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया था। खैर, इंटरेस्ट कहानियां हैं, इसकी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि रास्ता मांगा था, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। खैर, तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने क्या किया? दक्षिण भारत पर हमला किया। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने पहली बार वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था। नोट कर लीजिए, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो एक नया धर्म बनाने का विचार कर रहा था, जिसे बाद में उसने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म बनाने का विचार त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है। आगे आइए। नेक्स्ट, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका बेटा आराम बख्श राजा बना, लेकिन आराम बख्श को उसका दामाद इल्तुतमिश ने मार दिया। आराम बख्श जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, इल्तुतमिश का साला था। उस समय साला और बेटा नहीं देखा जाता था। राज बनने के लिए, राजा बनने के लिए किसी की हत्या कोई कर सकता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम बख्श की हत्या कर दी। इल्तुतमिश खुद राजा बना। वही इल्तुतमिश जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये वही इल्तुतमिश है जिसने चालीसा दल बनाया था। यही इल्तुतमिश ने ही पहली बार चालीसा दल बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने बनाया था। नोट कर लीजिए। आगे, इसने तांबा और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। इल्तुतमिश ने तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि ली? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने लिखा था, हुजूर दिल्ली दूर है। हुजूर, क्वेश्चन आता है किसके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूर है? जब बंगाल पे हमला करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था, उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूर है। और वही हुआ भी। जैसे ही दिल्ली गयासुद्दीन पहुंचा,
और जब पहुंचा और एक महल में घुसा, पूरा महल की बिल्डिंग लकड़ी का बना हुआ था, गिर गया और वहीं दब के गयासुद्दीन मर गया। हुजूर दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन दौलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। नहरों का निर्माण खेती के लिए किसने शुरू करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना, जिसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। सरफिरा बादशाह, रक्त पिपासु, पागल बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद राजा बना, गयासुद्दीन तुगलक के बाद। कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ कवर करूं। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। हर दिन शाम 7:30 बजे ही लाइव आऊंगा। आज ड्यूटी से आने में लेट हुआ, इसलिए रात में कर रहा हूं, और रात में आप शांति भी महसूस कर रहे होंगे। थोड़ी मुझे तकलीफ है क्योंकि अभी थक के आया, तुरंत आपका लाइव पे आ गया हूं। कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने जब लाइव आता हूं सारी थकावटें दूर हो जाती हैं, सारी जो परेशानियां हैं मिट जाता है। एक आप ही तो हैं जिसके सामने आकर अपने जीवन के सारे तकलीफों को मैं भूल जाता हूं, मुस्कुराता हूं, डट के पढ़ाता हूं, और चाहता हूं कि आप भी मुस्कुराइए, डट के पढ़िए। चलो गुरु, अकबरनामा के लेखक, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा? बताऊं आपको, किताब एक ही है। अकबरनामा और आईने अकबरी जो पुस्तक है ना, एक ही किताब है। कुछ चैप्टर अकबरनामा है और कुछ चैप्टर आईने अकबरी है। अकबरनामा जो पाठ है उसमें अकबर की जीवनी है, और आईने अकबरी में अकबर का नियम कानून है, अकबर के शासनकाल का संविधान। आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल का संविधान है, और अकबरनामा में अकबर की जीवनी है। एक ही किताब में कुछ चैप्टर को अकबरनामा कहते हैं और कुछ चैप्टर को आईने अकबरी कहते हैं। तो उस पूरी किताब के लेखक कौन है भैया? उस पूरे किताब के लेखक हैं कौन? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। नोट कर लीजिए, ये वही अबुल फजल है जो अकबर के नौरत्न में भी शामिल थे, अकबर के काफी करीबी थे, जिसकी हत्या अकबर के बेटे ने ही, जहांगीर ने ही करवा दिया था। अकबर के बेटा जहांगीर, अकबर के सबसे करीबी व्यक्ति अबुल फजल, जो अकबर के नौरत्न में भी थे, एकदम मेन व्यक्ति थे, उसकी हत्या उनके ही बेटे ने करवा दी, वीर सिंह बुंदेला को सुपेरी देकर। लिखो, अकबर के बेटा जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला नाम के सरदार को सुपारी दिया कि अबुल फजल को मार दो। क्यों मार दो? जहांगीर को लगता था ना कि मेरे पिताजी अकबर हमसे ज्यादा प्यार अबुल फजल से करते हैं। ये कोई मतलब हुआ? मैंने हम किसी से प्यार करेंगे तो मेरा बेटा उसको मार देगा। अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे बचपन का नाम सलीम था, अकबर का बेटा जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम था, उसे लगा कि मेरे पिता हमसे ज्यादा प्यार अबुल फजल से करते हैं। इसी बात को लेकर अबुल फजल की हत्या करवा दिया। किसके मदद से? वीर सिंह बुंदेला की मदद से। यही अबुल फजल हैं जिन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी लिखा। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद, लिखो, हिंद का तोता, पैरट ऑफ हिंद, तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहते हैं, तूतिए हिंद कहते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है, खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है। शेरो शायरी का जनक कहा जाता है, पहेली का जनक कहा जाता है। पहेली, बुझौनिया जिसको बोलते हैं। एक थाल मोती से भरा, जिस सबके सिर पर औंधा धरा, चारों वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। भैया पहेली का जनक, शेरो शायरी का जनक, खड़ी बोली हिंदी का जनक किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंद का तोता, तूतिए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने कई सारी किताबें भी लिखी। एक किताब का नाम है आशिका। अमीर खुसरो के एक किताब का नाम है आशिका, दूसरी किताब का नाम है तुगलकनामा, तुगलकनामा, तीसरी किताब का नाम है नूर सिपहर, नूर सिपहर। लिखो, अमीर खुसरो के 3 किताब लिखवा रहा हूं, आशिका, दूसरी किताब तुगलकनामा, तीसरी किताब नूर सिपहर। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद, खड़ी बोली हिंदी का जनक, शेरो शायरी का जनक, पहेली का जनक कहते, नोट कर लो। फिरदौसी, इसके किताब का नाम है शाहनामा, फिरदौसी के किताब का नाम है शाहनामा। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी की किताब का नाम है किताब अल हिंद, अल-बरूनी के किताब का नाम है किताब अल हिंद। इसी किताब को एक और नाम से जानते हैं, तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद। नोट कीजिए, अमीर खुसरो के पुस्तक का नाम है किताब अल हिंद, या अमीर खुसरो नहीं, अल-बरूनी के किताब का नाम है किताब अल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। फिरदौसी के किताब का नाम है शाहनामा। लिखो, फिरदौसी और अल-बरूनी ये दोनों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। फिरदौसी और अल-बरूनी ये दोनों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। नोट कीजिए गुरु,
आगे आइए, नेक्स्ट आइए, अगला सवाल पे आते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने एक उपाधि लिया था जिसका नाम था कलंदर। बाबर ने किसकी उपाधि ली? कलंदर की उपाधि ली। बाबर 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की स्थापना की। भारत में मुगल शासन की स्थापना बाबर ने किया इब्राहिम लोदी को हराकर। पानीपत के पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। नोट करो, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। लिखो, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की स्थापना की। बाबर को कलंदर बोला जाता था। किस कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। किस भाषा में लिखा? ये लिखा तुर्की में। बाबर की आत्मकथा तुर्की में थी, पर इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका फारसी में अनुवाद किया रहीम ने। लिखो, बाबरनामा मूल रूप से बाबरनामा बाबर ने लिखा तुर्की में, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? किसने किया गुरु? रहीम ने। तब इसका नाम हो गया तजूके बाबरी। तजूक ए बाबरी, फारसी में इसका नाम था तजूके बाबरी और ऐसे तुर्की में जब था तो इसका नाम था बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखा, पर रहीम ने उसका फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा क्या? तजूके बाबरी। नोट कर लीजिए, बाबर ने किसकी उपाधि ली? कलंदर की उपाधि ली। एक क्वेश्चन और है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दक्षिण भारत के किस हिंदू राजा की चर्चा की है? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के राजा, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम आपके लिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन से जुड़ गए, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइए। सेशन में अच्छा लग रहा है तो लिखिए गुड। सेशन अच्छा लग रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट, 3 ऑप्शन दे रहे हैं, तो एक बार सभी लोग कमेंट में चलिए आ गए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पर बताइए। चलिए, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था बीच में इंटरप्ट हुआ था, फिर से हम लोग आ गए। चलिए,